ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज यूक्लिड ज्योमेट्री का हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एक क्वेश्चन छोड़कर। बन गया बाकी सारा क्वेश्चन? यस सर। मैंने एक होमवर्क भी दिया था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड, वो भी बन गया सबसे? यस सर। बाकी सारे लोग, बाकी सारे लोग की आवाज नहीं आ यस। रही है। रागिनी, रागिनी यस बना सर। ली होमवर्क? अमर, अमर नहीं। सर ओम, आज बना लीजिए। ओम, ओम, ओम होमवर्क बनाए हो? आवाज आ रही है ओम? यस सर। होमवर्क बनाए हो? नो सर, हम क्लास नहीं किए थे सर। लेकिन मैंने क्लास का वीडियो तो अपलोड कर दिया था। यस सर, देखे थे। तो फिर? सर कल बाहर चले गए थे सर, ज्यादा थक गए थे सर। अच्छा ठीक है। स्निधि, स्निधि यस सर। होमवर्क बनाइए। नो सर। क्यों, क्यों होमवर्क नहीं बनाई है? हाँ, सर क्लास का वीडियो नहीं देखे थे। क्लास में तो तुम कल थी, कल तुम्हारा नाम मैं पुकार रहा था, लेकिन तुम उधर से कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। क्लास ऑन करके चली जाती है कहीं? नो सर। नहीं, झूठ बोल रही है तुम। क्लास छोड़कर मत जाया करो ना। अभिलाषा, सर बना लेंगे। ओके अभिलाषा, सर। होमवर्क बन गया है? सर वो आज बना लेंगे। मेधा, यस सर। होमवर्क बन गया? नो सर। क्यों? सर भूल गए बनाने के लिए। बना लेंगे। एग्जाम, तुम लोग का एग्जाम आ रहा है और तुम लोग होमवर्क भूल जा रहे हो बनाने के लिए। आयुषी, सर बना लेंगे आज। आयुषी यस सर। होमवर्क बन गया? यस सर। ओके अंजलि, यस सर। होमवर्क बन गया है? सर आज बना लेंगे। हाँ, कल क्या था? सर कल ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन मैंने वीडियो तो हमेशा मैं शाम को अपलोड कर देता हूँ, जो भी क्लास होता है उसका, ताकि जब तुम लोग कोई मिस कर चुके हो क्लास तो अगले दिन तुम लोग कोई दिक्कत ना हो। फिर भी तुम लोगों ने नहीं होमवर्क बनाया। ध्रुव, यस सर। होमवर्क बन गया है? यस सर बना। यस सर बना है। दुर्गा, यस सर। होमवर्क बना है? यस सर। सर थोड़ा बाकी है। सार, क्यों बाकी क्यों रखी है? खुशी, खुशी यस सर। होमवर्क बन गया है सारा? यस सर। ओके निशांत, यस सर। निशांत यस होमवर्क सर। बन गया है? यस सर बन गया सर। ओके रुचि, हाँ बोलो निशांत। मेरे को एग्जाम्पलर वाला भी बनाया है, लेकिन मेन कॉपी में नहीं बनाया है, क्योंकि वही पहले आपसे वो अच्छा चेक ठीक है, करवा। हाँ नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग कॉपी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ रुचि, यस सर। होमवर्क बन गया है? यस सर।
सृष्टि, यस सर। होमवर्क बन गया है? यस सर, बन गया है। ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला, तो क्या उसका आंसर है? मेरा जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट लग रहा है कोई भी आंसर दे रहा हूं, मुझे बताना पड़ेगा क्यों कंसिस्टेंट है, क्यों इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि ये दोनों गिवन एनी टू, नहीं कर रहा है। ओके, यस, गिवन एनी 2 पॉइंट distinct point, two distinct point A and B, there exists a third point C, a third point C, which is in between A and B, which is in between A and B. ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट that are not on the same line, that are not on the same line. So तुम देखो, दोनों स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इनकंसिस्टेंट है, और दोनों स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। सो गिवन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच में हमको एक पॉइंट सी मिलेगा, सच दैट दे लाई ऑन द सेम लाइन। स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि ये भी पोस्टुलेट है, ये भी पोस्टुलेट है। दूसरा क्या बोलता है कि अगर हमको 3 पॉइंट ऐसा मिलेगा जो एक लाइन पर नहीं लाई कर रहा है, तो ऐसा 3 पॉइंट हमको मिलेगा ना। देखो यहाँ पे पी क्यू आर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ऐसा 3 पॉइंट हमको मिल सकता है। तो तुम बताओ किस एंगल से ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? खुशी, कैसे दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? तुमने बोला इनकंसिस्टेंट है, क्यों ये इनकंसिस्टेंट है? खुशी, यस सर। क्यों ये इनकंसिस्टेंट है? कैसे लगा तुमको ये इनकंसिस्टेंट है? क्योंकि सर पहले वाले में बोल रहा है ए और बी के बीच में सी लाई करेगा। हमेशा मिलेगा, उसने तो नहीं बोला है ना हमेशा। देयर एग्जिस्ट, उसने वर्ड यूज किया देयर एग्जिस्ट, मतलब मिलता है, बट ऐसा नहीं बोला है कि एकदम मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी तो उसने नहीं दिया है ना। ये कब कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे को करता? जब ये बोलता है कि गिवन एनी 2 पॉइंट देयर इज ऑलवेज अ थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अगर हम बोलता है कि ए और बी 2 पॉइंट दिया और उसके बीच में हमेशा मिलेगा, मतलब कंफर्म है कि जो तीसरा पॉइंट होगा इसके बाहर नहीं लाई करेगा, तो एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता। लेकिन उसने बोला है कि एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 पॉइंट हमको दिया है तो 1 पॉइंट हमको सी मिलेगा, बट ऐसा नहीं बोला है कि सी जो है वो बाहर नहीं लाई कर सकता है। अगर ये बोल देता ना तो एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता। तुम स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट में सिर्फ बताया है कि मिलेगा, बट वो नहीं बोल रहा है कि सी जो है वो बाहर नहीं हो सकता। अगर ये नकारने लगता ना फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है। समझ रही है खुशी क्या मैं बोल रहा हूं? यस सर। उसने बोला है कि एक थर्ड पॉइंट मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि थर्ड पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में मिलेगा। हो सकता है थर्ड पॉइंट जो है बाहर भी लाई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, ठीक है। इसी तरह ये बोल रहा है, इसमें भी देखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, ये बोल रहा है कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि एक लाइन पे नहीं होंगे, बट ये भी ये नहीं बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट कंफर्मली ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं भी हो सकता है। समझ रही है? तो देयर एग्जिस्ट के कारण ना ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो अपनी अपनी जगह है और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर इसने बोल दिया था कि नहीं इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तब ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्यों नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सर एक बार और बता दीजिए। देखो मीनिंग दोनों स्टेटमेंट का समझो, और इसमें जो सेंटेंस में वर्ड यूज किया गया है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, मैं तुमको बता रहा हूं कब ये कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता। गिवन एनी 2 पॉइंट और फॉर एवरी 2 पॉइंट ए एंड बी, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा होता है। ये स्टेटमेंट को मैं इसको एक दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर एवरी point A and B, there is always a third point C, which is in between A and B। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर एवरी पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए और बी कोई भी 2 पॉइंट हो हमेशा, फॉर एवरी हर एक ए और बी के लिए, यानी ए और बी कहीं भी है तुमको ए और बी के बीच में हमेशा एक थर्ड पॉइंट मिलेगा, हमेशा, जो कि ए और बी के बीच में होगा। तो हम बोलते हैं ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट यहां पे बोल रहा है कि गिवन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, यहां पे ये वर्ड, ये टर्म जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पे कौन सा टर्म पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज कर दे रहा है, ये वाला, फॉर एवरी पॉइंट। फॉर एवरी पॉइंट ए एंड बी देयर इज ऑलवेज, हमेशा। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, समझ रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। यस सर। ठीक है, तो इसी कारण से ना ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बोल रहा है कि ए और बी अगर कोई भी 2 पॉइंट है तो एक तीसरा पॉइंट मिलेगा, बट ये नहीं बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, हमेशा नहीं। ठीक है, जैसे इस वाले में ए और बी 2 पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट बाहर भी है ना। इस सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोल रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 3 पॉइंट विच इज नॉट ऑन द सेम लाइन, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बोलता है। ये बोलता है कि 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट हमको खोज लेंगे जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, बट हमेशा वही बीच में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सी जो है वो बाहर भी हो सकता है। इसी कारण से ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर 2 स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है तो ये दोनों कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो तुम दोनों से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, कोई मुझे बता सकता है? इन दोनों स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलेगा? इन दोनों स्टेटमेंट का एक रिजल्ट बता सकते हो? इन दोनों स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट मिलता है? ए एंड बी आर बोथ पॉइंट। नहीं, वो तो दिया हुआ है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 3 पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे या तो नॉन कोलिनियर होंगे। इसका रिजल्ट यही होगा। अगर तुमको 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उस 3 पॉइंट का पॉसिबिलिटी है 2, या तो वो कोलिनियर होंगे जो पहला वाला बोल रहा है, या तो वो नॉन कोलिनियर होंगे जो दूसरा वाला बोल रहा है। तो दोनों सर कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है ओम, कोई बताएगा कोलिनियर क्या होता है? क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हो। 3 points lie on a straight line are called collinear point, and Yes, three or more points are called collinear if they lie on a same straight line। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 3 पॉइंट अगर है तो 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो पहला वाला स्टेटमेंट, नहीं होगा तो दूसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरे वाले स्टेटमेंट 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा ना, होगा दूसरे वाले स्टेटमेंट? यस सर, यस सर, यस। और पहले वाले स्टेटमेंट Yes, में तीनों पॉइंट मेरा क्या होगा? कोलिनियर होगा। कोलिनियर। यस सर। रिजल्ट ये कंसिस्टेंट है ना, तो ये हमको एक रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट क्या दे रहा है? दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है तो 3 पॉइंट का 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा या तो वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा। समझ में आया?
यस सर। सर। ठीक है, जैसे मैंने तुमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल दिया था, तो इनकंसिस्टेंट का एक एग्जांपल दिया था ना कि केवी लखीसराय जो है क्लास 10 तक का स्कूल है और श्याम जो है क्लास 11 में पढ़ रहा है। तो देखो ये इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, इससे तुम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या? नो सर। नो सर। नहीं, लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट मैंने दिया था केवी लखीसराय क्लास 10 तक का स्कूल है और राम जो है क्लास 8 में पढ़ता है, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो? यस ये सर। कंसिस्टेंट है और इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कि लखीसराय क्लास 10 तक का स्कूल है और उसमें कोई बच्चा जो है वो क्लास 8 में एडमिशन 8 में पढ़ता है। ये कंक्लूजन निकाल सकते, 8 में एडमिशन ले सकता है उसमें कोई बच्चा एडमिशन क्लास 8 में? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन क्लास 10 तक का स्कूल है और कोई बच्चा क्लास 11th में एडमिशन लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का एप्लीकेशन ये दोनों क्वेश्चन था। ये दोनों स्टेटमेंट मेरा कंसिस्टेंट है और इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है तो वो या तो कंसिस्टेंट कोलिनियर होगा या तो नॉन कोलिनियर होगा। नॉन कोलिनियर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और ये किसी पोस्टुलेट से आता है क्या? पोस्टुलेट में ऐसी कोई बात कही गई थी? नो सर। नहीं, पोस्टुलेट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो ये किसी पोस्टुलेट से नहीं आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। यस सर। यस। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का, वो सॉल्व हो गया। यस सर। अब सेकेंड Yes. एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इजी है, तुम लोग अब खुद से बना सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो जस्ट तुम्हारे लिए ही दिया हुआ है, इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकेंड एक्सरसाइज का, पेज नंबर 88, एक्सरसाइज 5.2। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो तुम्हें ये अपने वर्ड में लिखने बोला है ना यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को। यस सर। तो इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है? थोड़ा सा जरूरत है। क्यों मेरी क्यों जरूरत है? उसने तो बोला है ऑलरेडी कि तुमको इस तरह सर लिखना है फिफ्थ ताकि ये पोस्टुलेट तुम्हारे जो है लिए अपने समझने लैंग्वेज में में- लिखना है। हाँ, अपने लैंग्वेज में लिखना है ताकि समझने में आसानी हो। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जो फिफ्थ पोस्टुलेट का रिजल्ट है वो सेम रहना चाहिए, चाहे कैसे भी स्टेटमेंट में लिखो, लेकिन रिजल्ट और कंक्लूजन चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, यस और नो? यस सर, करता है। यस। यस। व्हाई? हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। क्यों? क्यों? अगर दोनों साइड का सम 180 के बराबर हो जाएगा तब। हाँ, दोनों साइड का सम अगर 180 के बराबर होगा तो लाइन जो है वो दोनों साइड नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा लाइन जो होगा वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? Yes, sir. पैरेलल। दैट्स व्हाई यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को भी बताता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। मैं एक पेज, मैंने तुम लोग को बताया था ना कि हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो कौन सी ज्योमेट्री पढ़ते हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री। हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो कौन सी? यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। मैंने बोला था दो तरह की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, जो रिजल्ट यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ट्रू है वो जरूरी नहीं कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी ट्रू हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री का रिजल्ट है। ये जरूरी नहीं कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी अगर तुमको एक ट्रायंगल दे दे तो उसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मैंने ये रिजल्ट बोला था, देखो ये रिजल्ट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसने एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एग्जांपल दिया है तुम्हारे बुक में, ताकि तुमको एक आइडिया रहे कि
यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, दिस टू आर टोटली पेज डिफरेंट। नंबर सर? पेज नंबर निकालो 87, 88 से पहले, एक्सरसाइज 5.2 के पहले वाला जो पेज है वो निकालो। ठीक है, निकाल लिए? यस सर। यस। ओके, नाउ मैं ये बॉक्स के अंदर जो दिया हुआ है एक डायग्राम स्फीयर का, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव हिज 28th थ्योरम। यूक्लिड ने बहुत सारे थ्योरम दिए थे, 28th थ्योरम इसने बोला है। ठीक है, मेनी मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग हिम वर कन्विंस्ड दैट फिफ्थ पोस्टुलेट इज एक्चुअली अ थ्योरम that can be proved using just first 4 postulate and other axiom. However, तो यूक्लिड और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है ना वो एक थ्योरम है, तो थ्योरम है तो इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। इसका मतलब हम लोगों ने थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये दिया था ना कि Yes, थ्योरम को sir. हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बट कोई भी मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग यूक्लिड उस फिफ्थ स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर पाए, है ना। इसका मतलब वो मेरा थ्योरम नहीं है, वो एक एक्सियम है, पोस्टुलेट है। ठीक है, सो हाउएवर ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रूव द फिफ्थ पोस्टुलेट एज अ थ्योरम हैव फेल्ड। सारे अटेम्प्ट जो फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम बनाने के लिए थे वो फेल हो गए। ठीक है, कोई इसको प्रूव नहीं कर सका। बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये सब जानते थे। दैट्स व्हाई टिल नाउ इट इज अ पोस्टुलेट। ओके, बट दीज एफर्ट्स हैव लेड टू अ ग्रेटर अचीवमेंट। बट जितने भी मैथमेटिशियन ने एफर्ट लगाया था फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम बनाने में, उन एफर्ट की मदद से कुछ और नया रिजल्ट आ गया। भले वो जो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं आया, बट कुछ नया रिजल्ट आ गया। कभी कभी देखते हो ना कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने से जो आदमी नहीं चाह रहा होता है फिर भी एक नया रिजल्ट आ जाता है। कोई एग्जांपल दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा कोई इन्वेंशन जो एक्सीडेंट वाइज हुआ है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, एक्सरे। एक्सरे, रोंजन ने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक्सरे का इन्वेंशन नहीं कर रहे थे, दैट वाज एक्सीडेंटल। एक्सरे का जो इन्वेंशन हुआ था रोंजन ने किया था ना। पता है ना? यस। आवाज आ रही है मेरी? यस। यस। ठीक है, तो Yes, बहुत sir. सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन है जो एक्सीडेंटली हुए हैं, इंटेंशनली नहीं हुए हैं। तो ये यही बोल रहा है कि हम लोग प्रूफ करना चाहते थे कि पोस्टुलेट 5 मेरा थ्योरम बन जाए, वो तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट मैथ्स में मिल गए। क्या रिजल्ट मिला उस पे आओ। नाउ द क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्री, दीज ज्योमेट्रीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड दीज ज्योमेट्रीज आर कॉल्ड एज non-Euclidean geometry. Their creation is considered as a landmark in the history of thought because till then everyone had believed that Euclid was the only geometry and world itself was a Euclidean geometry. यानी कि non-Euclidean geometry जब तक नहीं आया था तब तक सबको यही लगता था कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही सिर्फ एक तरह की ज्योमेट्री हो सकती है और जो वर्ल्ड है वो एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ठीक है, जब तक कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं आया था। और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो रिजल्ट था वो किसकी मदद से आया था? पोस्टुलेट 5 को लोग ये प्रूफ करने में लगे हुए थे कि ये मेरा एक थ्योरम है, बट वो थ्योरम तो प्रूफ नहीं हुआ, बट उसके कारण एक नया क्रिएशन आ गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। यूक्लिडियन ज्योमेट्री तब तक सिर्फ एक ही तरह की ज्योमेट्री थी, यूक्लिडियन, और लोग यही सोचते थे कि हम जिस अर्थ में रह रहे हैं ये एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, बट एक्चुअली में ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं है। दिस अर्थ इज नॉट एन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इट इज नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। वही चीज ये बता रहा है। नाउ देयर क्रिएशन इज कंसीडर्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट बिकॉज till then everyone had believed that Euclid was the only geometry and the world itself was a Euclidean, है ना। वर्ल्ड को लोग समझते थे कि ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। नाउ द ज्योमेट्री ऑफ यूनिवर्स वी लिव इन has been shown to be a non-Euclidean geometry. जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं वो एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ठीक है, अगर ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता तो जितने भी थ्योरम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के थे वो सारे के सारे इस वर्ल्ड में अप्लाई होने चाहिए थे। अगर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वही चीज ये बता रहा है कि क्या कौन सा रिजल्ट इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे रिजल्ट हैं, उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है जो क्लास 9 के बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इट इज कॉल्ड स्फेरिकल ज्योमेट्री। ये जो वर्ल्ड है ये किस तरह की ज्योमेट्री में आता है? स्फेरिकल ज्योमेट्री में आता है।
नाउ इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइन आर नॉट अ स्ट्रेट। तुमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखा है ना? यस सर। यस सर। ये मेरे लाइन जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मेरे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये मेरे स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर अ लाइन बट दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन। और ये मेरे किस ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं? स्फेरिकल ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। हाँ, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत तरह की होती है, उसने एक एग्जांपल दिया स्फेरिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री में मेरा जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन है, और वो लाइन जस्ट समझने के लिए जो तुम ऑलरेडी जानते हो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में जो तुम लोग यूज करते हो, ठीक है। एंड दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट सर्कल। और वो एक जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनको अगर पूरा करोगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। यस सर। ठीक है, तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मेरा एक ग्रेट सर्कल का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अर्थ को तुम अगर कट करोगे तो हमेशा एक सर्कल मिलेगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो मेरे उसी सर्कल के पार्ट है। एंड दैट सर्कल ऑब्टेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर विद प्लेन। अब सर्कल कैसे मिलेगा? एक स्फीयर को कट कैसे करोगे, किस चीज से कट करोगे तो तुमको एक सर्कल मिलेगा? अच्छा चलो, एक एप्पल ले लो। एप्पल मान लो स्फेरिकल है, तो अब एप्पल को अगर कैसे क्या चीज से कट करते हो तो स्फेरिकल शेप का एप्पल मिलेगा? चाकू से कट करोगे ना। यस सर। यस। तो चाकू मेरा किस चीज का काम कर रहा है? प्लेन का काम कर रहा है। यानी स्फेयर को अगर हम प्लेन से कट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। यानी कि प्लेन और स्फेयर का जो इंटरसेक्शन है वो क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। चलो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे एक स्फेयर को कट करोगे तो सर्कल मिलेगा। मैं इसका एक वीडियो, एक इमेज भेज दूंगा, ठीक है, तुम लोग को। नाउ इन फिगर 5.12, अब हमने 5.12 फिगर में देखो, लाइन AN एंड BN, AN लाइन और BN लाइन, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये जो जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, इसको क्या बोलते हो? लैटिट्यूड बोलते हो या लॉन्गिट्यूड बोलते हो? लॉन्गिट्यूड। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सारे के सारे इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी जानते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम ऑब्जर्व करो, जो मेरा AN लाइन है और BN लाइन है, तो ANB एक ट्रायंगल बन रहा है ना स्फेरिकल ज्योमेट्री में, ये एक ट्रायंगल है। यस सर। और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से बड़ा होगा 180 डिग्री से बड़ा, क्योंकि एंगल A और एंगल B ही तो 90 और 90 डिग्री है, तो 90 + 90 180, और जो एंगल A एंड B है वो 90 से छोटा है, तो कुछ वैल्यू तो होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा ना। यस सर। यस। तो तुम देख रहे हो, जो मेरा स्फेरिकल ज्योमेट्री है, स्फेरिकल ज्योमेट्री में ट्रायंगल में ये मेरा इक्वेटर हो गया, और ये मेरा नॉर्थ पोल है, तो जो मेरा लॉन्गिट्यूड है वो हमेशा इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है। सो नाउ AN एंड BN आर perpendicular to the same line AB, but they are meeting each other through the sum of the angle, है ना। और दोनों कहां पर मिल रहे हैं? नॉर्थ पोल पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद देखो क्या बोल रहा है आगे। In fact, also note that the sum of the angle of triangle NAB is greater than 180 degree. Thus, Euclidean geometry is valid only for the figure in the plane. इसका मतलब तुम अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, जितने भी हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? स्फीयर में पढ़ते हैं। कर्व में हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कर्व में कोई ज्योमेट्री है तो वो मेरा कौन सी ज्योमेट्री होगी? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसीलिए तुम लोग देखो, हम लोग जो भी चीज ड्रॉ करते हैं वो बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज बोर्ड पे नहीं ड्रॉ हो पा रही है अच्छे से, यानी कि वो एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पार्ट है। स्फीयर को हम बोर्ड पे अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा सकते हैं, इस ट्रायंगल को भी हम बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं।
भले हम दिखा दे रहे हैं बट एक्चुअल में ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, यस तो सबको समझ में आया यूक्लिडियन ज्योमेट्री और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अंतर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, भले हम लोग नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं बट उसने एक एग्जांपल दे दिया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। ठीक है, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस 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 ओके, सो यहाँ तक तुम्हारा एग्जाम का सिलेबस है। कुछ पूछना है आगे पीछे से, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो मंडे से हम लोग, हाँ बोलो। सर एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में कैसे आएगा मतलब? जैसे सर 20 है ना वैसे। हाँ, 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 20 मार्क्स का नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। सर तो मैंने कोऑर्डिनेट स्पेस में ऑलरेडी वहां एब्सिसा प्रोवाइड किसको कर दी कहते है, हैं? तुम चाहो तो सिर्फ आंसर वहां लिख सकते हो। एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई Yes, sir. कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है शिवानी। यस सर। सर एक्स कोऑर्डिनेट को जो एब्सिसा, 20 वाई को, हाँ बोलो बलराज। सर जो 20 मार्क्स का SAQ रहेगा उसको कॉपी पर लिख के स्कूल जमा करना पड़ेगा। स्कूल जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला कि मैं वहां पे ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइड कर दिया हूं, तुम चाहो तो अपना आंसर वहां लिख सकते हो जो फाइनल आंसर है। और तो उसको सॉल्व करेंगे वहीं पे। हाँ, सॉल्व करोगे तो कॉपी पे अपनी सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर वहां लिख देना। मैं बता दे रहा हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करोगे, उसका फाइनल आंसर तो लिख देना वहां पे, और उस जिस पेज पे तुमने सॉल्यूशन बनाया है ना, हर एक जहां पे आंसर लिखने का ऑप्शन होता है ना, उसके साइड में जो है इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन रहता है, तो उस पेज का इमेज वहां पे अपलोड कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। तो इमेज सबमिट करना जरूरी है। सबमिट कर दो तो ठीक है, ताकि मैं देख भी लूंगा, और अगर वहां पे इमेज अपलोड नहीं होगा तो मैं असाइनमेंट में, मैंने तुम लोग को बताया असाइनमेंट में कैसे अपने वर्क को अपलोड करते हैं। असाइनमेंट में मैं पीरियोडिक टेस्ट 1 डाल दूंगा और असाइनमेंट के तौर पे भेज दूंगा। तुम उस असाइनमेंट में जो पीरियोडिक टेस्ट मैंने नाम से बनाया, उस पीरियोडिक टेस्ट में तुम अपने इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ बोलो। सर एमसीक्यू गूगल फॉर्म में ही सबमिट करना है? हाँ, एमसीक्यू गूगल फॉर्म में सबमिट करना, लेकिन जो नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आंसर कम से कम अपने क्वेश्चन में लिख देना, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो डिनाई ना करे, क्योंकि उसमें मैंने हर क्वेश्चन को मैंडेटरी कर दिया है अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो अगर तुम अपना आंसर नहीं लिखोगे तो वो तुमको आगे जाने का परमिशन नहीं देगा फिर। ठीक है, यस सर। और दूसरी चीज, मैं जो है रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा इसको सिर्फ केवीएस आरओ पटना के स्टूडेंट के लिए ही। तो अगर तुम्हारा केवीएस आरओ पटना का ईमेल आईडी एक्टिव नहीं है तो उसको अभी ही देख लो एग्जाम के दिन, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत होगी लॉगिन करने में। सर हाँ बोलो। √2 और √3 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √2 और √3, तो √2 एक्स एक्सिस पे बना दो, √3 वाई एक्सिस पे बना Yes, दो। sir. जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे मिट करेगा वो पॉइंट में सर √2, आप करके √3 दिखा होगा। दीजिए ना। मैंने तो बताया तो था एक बार, तुमने पूछा था ये क्वेश्चन इस मुझसे पहले भी एक सर बार। मगर आप बता दीजिए ना, थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है बोलो। आप ड्रॉ करके बता दीजिए ना सर। नहीं, डाउट तुम मुझे बताओ ना, उसके बाद मैं ड्रॉ कर दूंगा, पहले तुम अपना डाउट बताओ।
सर रूट 3 को कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करके बताइए ना। क्यों वाई रूट थ्री एक्सिस को पर। रूट थ्री को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? रूट थ्री को हमको ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? रूट 2 चाहिए। यस सर। रूट 2 चाहिए, तो रूट उसके 2 बाद तुमने ऑलरेडी रूट 3 आ एक्स जाएगा। एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया है, उसको मेजर करके कट कर लो वाई एक्सिस पे। यहां से ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये रूट 2 हो गया। कॉम्पास से लेकर इसको कट कर लो तो ये मेरा लेंथ क्या हो गया? रूट रूट 2। 2। यस सर। इसको मेजर कर लो कॉम्पास से, यही चीज तो मैं बताया था। तो ये रूट 2 हो कहाँ गया, से मेजर यहाँ पे करेंगे 1 ड्रॉ सर? कर दो। ये लेंथ कितना है? रूट 2 है सर। तो इसको अगर कॉम्पास से मेजर करके इधर कट करोगे तो ये लेंथ यस सर। कितना आएगा? रूट 2। √3 ये 1 यूनिट इधर ड्रॉ कर लो, और अब ये जो लेंथ आएगा ये कितना होगा? रूट 3। √3 फिर से इसको इधर कॉम्पास से कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट क्या आएगा? ठीक है। यस सर। यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर नो बोलो सर। निशांत। सेकंड नॉन एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन आएगा उसका तो मतलब एक दूसरे पेपर में बना करके गूगल क्लासरूम पे ना फोटो अपलोड करेंगे। हाँ फोटो अपलोड कर देना, और लेकिन जो स्पेस प्रोवाइडेड है वहां पे अपना आंसर भी लिख देना। ओके सर। ठीक है। मतलब सर वहां पे उसका आंसर और जो उसका सॉल्यूशन जो करेंगे सॉल्व जो प्रोसेस उसको गूगल क्लासरूम में भेजना है। हाँ जो प्रोसेस है गूगल क्लासरूम में भेज देना। ठीक है। ओके सर जितना भी मतलब लिखने वाला है वो पूरा नहीं सबमिट कर सकते हैं? पूरा सबमिट वहां पे अगर नहीं प्रॉब्लम होगी तब मैं बता रहा हूं कि गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना, अदरवाइज वहां पे अपलोड आसानी से हो जा रही है तो वहीं पे अपलोड कर देना। ठीक है। ठीक है रागिनी। सर सर इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। सर ठीक है। हाँ ओके सर सर। और कुछ? हाँ एग्जाम बोलो दुर्गा। सर एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे? एग्जाम में सर नहीं कितने पता है, चैप्टर मैंने तो आएंगे? तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबको, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा था दुर्गा, ध्यान दिया तुमने? यस सर। कहां से कहां तक है बताओ? सर 5 चैप्टर। तो फिर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। ठीक है। और कुछ? नो। और किसी को कुछ पूछना है?